मिडिल ईस्ट की तपती रेत के नीचे इस समय जो भू राजनीतिक हलचल पक रही है वह केवल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का मामला नहीं है, बल्कि यह वैश्विक रणनीतिक समीकरणों को पुनर्परिभाषित करने की क्षमता रखती है। कभी एक दूसरे की नीतियों को संदेह की नजर से देखने वाले देश आज जिस तरह नए सैन्य और आर्थिक गठजोड़ की ओर बढ़ रहे हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। खासतौर पर भारत, यूएई और सऊदी अरब के बीच उभरती नई समझ ने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक के नीति निर्माताओं को चौंका दिया है। यह वही सऊदी अरब है जो कुछ साल पहले तक भारत और यूएई की बढ़ती नजदीकियों को लेकर असहज रहता था, लेकिन आज वही देश भारत की अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तकनीक को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है? क्या यह केवल रक्षा सहयोग का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीतिक चाल छिपी है? दरअसल भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और उसकी आत्मनिर्भरता की नीति ने उसे वैश्विक हथियार बाजार में एक नए खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो अपनी गति, तेज सटीकता और मारक क्षमता के लिए जानी जाती है, अब केवल भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक नहीं रही, बल्कि यह एक रणनीतिक निर्यात उत्पाद बन चुकी है। यूएई के साथ संभावित रक्षा समझौता, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं, इस बात का संकेत है कि खाड़ी देश अब केवल पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने के बजाय अपने विकल्पों का विस्तार करना चाहते हैं। दशकों तक अमेरिकी रक्षा उद्योग ने इस क्षेत्र में लगभग एकाधिकार बनाए रखा, लेकिन अब भारत जैसे देश इस समीकरण को चुनौती दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू सऊदी अरब की प्रतिक्रिया है। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी देश को उन्नत हथियार मिलने पर पड़ोसी देशों में चिंता बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा दिखाई दे रहा है। सऊदी रक्षा विशेषज्ञों द्वारा इस संभावित डील का स्वागत करना इस बात का संकेत है कि खाड़ी देशों के बीच सुरक्षा सहयोग का एक नया मॉडल विकसित हो रहा है। यह मॉडल पारंपरिक प्रतिस्पर्धा के बजाय सामूहिक सुरक्षा और संतुलन पर आधारित है। इसके पीछे एक बड़ा कारण क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव भी हैं, जिनमें ईरान की गतिविधियां, यमन संकट और वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति ने इस पूरे परिदृश्य में अहम भूमिका निभाई है। उनकी रणनीति केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने बहुपक्षीय सहयोग के ऐसे रास्ते खोले हैं जो पहले असंभव माने जाते थे। बंद कमरों में हुई बातचीत और उच्च स्तरीय बैठकों के जरिए भारत ने खाड़ी देशों के साथ विश्वास का ऐसा पुल बनाया है जिसने दशकों पुराने समीकरणों को बदल दिया है। यह केवल हथियारों की बिक्री नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक साझेदारी का विस्तार है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, तकनीकी सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे कई पहलू शामिल हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सब किसी बड़े सैन्य टकराव की तैयारी का संकेत है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि क्षेत्र में बढ़ती सैन्य क्षमताएं और नए गठजोड़ संभावित संघर्ष की ओर इशारा कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि यह कदम युद्ध को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं। मजबूत रक्षा प्रणाली और संतुलित शक्ति वितरण अक्सर संघर्ष को टालने में मदद करते हैं। यूएई और सऊदी अरब जैसे देश अब केवल बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी सुरक्षा रणनीति को अधिक स्वतंत्र और बहुआयामी बना रहे हैं। इसके साथ ही यह घटनाक्रम वैश्विक राजनीति में भारत की बदलती भूमिका को भी उजागर करता है। अब भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वह एक जिम्मेदार और प्रभावशाली वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। उसकी रक्षा तकनीक, कूटनीतिक कौशल और संतुलित विदेश नीति उसे एक भरोसेमंद साझेदार बनाती है। यही कारण है कि खाड़ी देश, जो कभी केवल पश्चिमी देशों की ओर देखते थे, अब भारत के साथ भी गहरे संबंध स्थापित करने में रुचि दिखा रहे हैं। दोस्तों, दशकों तक पाकिस्तान को अपना सबसे करीबी रक्षा साझेदार मानने वाले सऊदी अरेबिया आज खुले मंच पर खुले दिल से भारत के इस कदम को मिडिल ईस्ट की कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा रक्षा कवच बता रहे हैं जो बहुत काम आने वाला है। यह कोई साधारण कूटनीतिक बयान नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि खाड़ी देशों ने पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन से हमेशा के लिए बाहर फेंक दिया है। दोस्तों, इसे गहराई से समझने के लिए हमें मिडिल ईस्ट के उस खतरनाक बैकग्राउंड को देखना होगा जहां यह पूरा बदलाव शुरू हुआ है।
एक वक्त था जब गल्फ कंट्रीज भारत को सिर्फ लेबर फोर्स प्रोवाइडर और तेल के एक बहुत बड़े खरीदार के तौर पर देखा करते थे। अपनी डोमेस्टिक और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए वो पूरी तरह से अमेरिका और यूरोपियन देशों के हथियारों के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर, खास तौर पर 2019 के बाद से गेम पूरी तरह से पलट गया है, जब यमन के विद्रोहियों और ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों ने सऊदी अरेबिया के आरामको ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और यूएई के अहम ठिकानों के ऊपर ड्रोन और मिसाइलों से भारी बारिश कर डाली। तब अमेरिका के बिलियंस $1.5 की पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम्स कई मौकों पर हवा में ही फेल हो गए। मुसीबत के उस क्रिटिकल वक्त में अमेरिका की हिचकिचाहट ने इन देशों को एक बेहद कड़वी सच्चाई का एहसास करा दिया। उन्हें समझ में आ गया कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को वेस्टर्न पावर्स के रिमोट कंट्रोल पर छोड़ना उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल होगी। और यहीं से एंट्री होती है भारत के उस जियोपॉलिटिकल मास्टरो की, जिसने पूरी दुनिया के सामने स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी का एक बिल्कुल नया और सॉलिड मॉडल पेश कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल क्रिएट होता है। सऊदी अरेबिया, जिसका यूएई के साथ में रीजनल डोमिनेंस को लेकर के हमेशा से एक साइलेंट कंपटीशन चलता रहा है, वो यूएई के हथियारों से ताकतवर होने पर इतना ज्यादा खुश क्यों है? तो दोस्तों, असली कूटनीतिक खेल इसी बवाल के जवाब में छिपा हुआ है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया की थिंक टैंक्स और डिफेंस एनालिस्ट अब एक नई और प्रैक्टिकल थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसे कूटनीति की भाषा में कलेक्टिव सिक्योरिटी कहा जाता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी दुनिया के तेल व्यापार का सबसे क्रिटिकल चॉक पॉइंट है। अगर कल को ईरान या कोई भी विरोधी ताकत इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक करती है, तो यूएई से कहीं ज्यादा बड़ा आर्थिक नुकसान सऊदी अरेबिया को उठाना पड़ेगा। ऐसे में अगर यूएई के पास में ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज घातक और अचूक क्रूज मिसाइल होगी, तो यह पूरे गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी के लिए भी एक अभेद्य दीवार का काम करेगी। सऊदी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भारत और यूएई की यह एडवांस डिफेंस डील रियाद के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह इस पूरे क्रिटिकल रीजन से पश्चिमी देशों का बेजा दबाव कम करने का एक बेहतरीन और अचूक मौका है। दोस्तों, भारत के लिए भी यह मोमेंट इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पिछले कुछ सालों के अंदर भारत ने खुद को एक सॉफ्ट पावर के अंदर बदल करके एक एग्रेसिव हार्ड पावर और रिलायबल डिफेंस सप्लायर के तौर पर रिब्रेड किया है। जब से भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है, इंडोनेशिया के साथ में डील फाइनल की है और वियतनाम के अंदर ब्रह्मोस की एंट्री करने का पूरा प्लान रेडी कर लिया है। मतलब दोस्तों, दुनिया भर के अंदर और खास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर भारत की स्वदेशी मिलिट्री टेक्नोलॉजी का जबरदस्त डंका बज रहा है। मध्य पूर्व की बदलती भू राजनीति, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की संवेदनशीलता और उभरती सैन्य साझेदारियों के इस दौर में एक नई अवधारणा तेजी से चर्चा में आ रही है। कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा। यह केवल एक रणनीतिक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यावहारिक ढांचा बनता जा रहा है जिसके जरिए क्षेत्रीय शक्तियां अपने साझा हितों की रक्षा के लिए एकजुट हो रही हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यूएई और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के अन्य सदस्य देशों के लिए यह विचार इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि उनकी आर्थिक रीढ़ तेल व्यापार एक बेहद संवेदनशील समुद्री मार्ग पर निर्भर करती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में गिने जाते हैं, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। यदि किसी भी कारण से, विशेष रूप से ईरान जैसी क्षेत्रीय शक्ति के साथ तनाव बढ़ने पर यह मार्ग बाधित होता है, तो इसका सीधा और गंभीर प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन उससे भी अधिक गहरा झटका सऊदी अरब जैसे तेल निर्भर देशों को लगेगा। यही वह संदर्भ है जिसमें यूएई द्वारा ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली को अपनाने की संभावना को देखा जा रहा है। ब्रह्मोस, जो भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से विकसित की गई है, अपनी गति, सटीकता और मारक क्षमता के कारण दुनिया की सबसे प्रभावी मिसाइल प्रणालियों में से एक मानी जाती है। यदि यह तकनीक यूएई के पास होती है, तो यह केवल उसकी अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत नहीं करेगी, बल्कि पूरे जीसीसी क्षेत्र के लिए एक सामूहिक सुरक्षा कवच का कार्य कर सकती है। यह एक प्रकार की डिटरेंस स्ट्रेटजी बन जाती है, जहां दुश्मन किसी भी आक्रामक कदम से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। सऊदी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संभावित रक्षा सहयोग उनके खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए है।
और यह पश्चिमी देशों के लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक दबाव को संतुलित करने का भी एक अवसर प्रदान करता है। इस परिदृश्य में भारत की भूमिका अत्यंत दिलचस्प और महत्वपूर्ण बन जाती है। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी विदेश नीति और रक्षा रणनीति में एक बड़ा परिवर्तन किया है। पहले जहां भारत को मुख्यतः एक सॉफ्ट पावर के रूप में देखा जाता था, जो कूटनीति, संस्कृति और आर्थिक सहयोग पर अधिक निर्भर था, वहीं अब वह खुद को एक सक्षम, आत्मनिर्भर और विश्वसनीय हार्ड पावर के रूप में स्थापित कर रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें केवल घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने भारत को एक उभरते हुए रक्षा निर्यातक के रूप में भी सामने ला खड़ा किया है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की सफल डिलीवरी इस बदलाव का एक ठोस उदाहरण है। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ संभावित समझौता और वियतनाम के साथ उन्नत रक्षा सहयोग की दिशा में बढ़ते कदम यह संकेत देते हैं कि भारत अब एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार बन चुका है। यह विस्तार केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसमें भारत इंडो पैसिफिक और उससे आगे के क्षेत्रों में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। मध्य पूर्व में भारत की बढ़ती उपस्थिति कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। एक ओर यह क्षेत्र भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, वहीं दूसरी ओर यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी भी रहते हैं, जिनका देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता भारत के राष्ट्रीय हितों से सीधे जुड़ी हुई है। यूएई के साथ रक्षा सहयोग को इसी व्यापक रणनीतिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह केवल एक हथियारों की डील नहीं, बल्कि विश्वास, साझेदारी और साझा सुरक्षा चिंताओं का प्रतीक है। इसके साथ ही यह कदम वैश्विक शक्ति संतुलन में भी बदलाव का संकेत देता है। लंबे समय तक मध्य पूर्व की सुरक्षा संरचना मुख्य रूप से पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका पर निर्भर रही है, लेकिन अब क्षेत्रीय शक्तियां अपने दम पर सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। भारत जैसे देश, जो न तो पारंपरिक पश्चिमी ब्लॉक का हिस्सा हैं और न ही किसी एक ध्रुवीय रणनीति के समर्थक, इस नए बहुध्रुवीय विश्व में एक संतुलित और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहे हैं। ब्रह्मोस जैसी उन्नत तकनीक का निर्यात केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह तकनीकी आत्मनिर्भरता, रणनीतिक परिपक्वता और वैश्विक भरोसे का प्रतीक भी है। यह दर्शाता है कि भारत अब केवल एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक निर्माता और प्रदाता भी है, जो अपनी तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतार सकता है। इसके साथ ही यह अन्य विकासशील देशों के लिए भी एक प्रेरणा है कि वे भी अपनी रक्षा क्षमताओं को स्वदेशी रूप से विकसित कर सकते हैं। गल्फ कंट्रीज बहुत करीब से देख रही हैं कि भारत का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस किस तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। अगर आप लेटेस्ट डाटा के ऊपर नजर डालेंगे तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 39,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुका है। यह सॉलिड नंबर्स गल्फ के शेखों को साफ मैसेज दे रहे हैं कि भारत अब सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर नहीं रहा, बल्कि वो हाईटेक वेपन सिस्टम्स का एक बेहद भरोसेमंद ग्लोबल सप्लायर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, हथियारों की खरीद फरोख्त तो दुनिया का कोई भी एडवांस देश कर सकता है, फिर खाड़ी देशों का झुकाव अचानक से भारत की तरफ ही इतना ज्यादा क्यों हो गया है? तो इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की वो प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी काम कर रही है, जिसने मिडिल ईस्ट के अंदर एक ऐसा साइलेंट रेवोल्यूशन ला दिया है, जिसे डिकोड करने के अंदर चाइना के बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट के भी पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का एक बहुत पुराना और इरिटेटिंग पैटर्न रहा है। वह जब भी किसी विकासशील देश को वेपन्स देते हैं तो इसके साथ में मानवाधिकार, डेमोक्रेसी और डोमेस्टिक पॉलिसीज का लंबा चौड़ा लेक्चर फ्री में देते हैं। अमेरिका हमेशा से हथियारों की सप्लाई को एक पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक्स की तरह इस्तेमाल करता आया है। इसके ठीक उलट भारत की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर और प्रोफेशनल है। भारत किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों के अंदर दखल नहीं देता। नई दिल्ली गल्फ कंट्रीज के साथ में सिर्फ एक बायर सेलर का टेम्परेरी रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहती है, बल्कि वो एक डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया और यूएई के रूलर्स को अब भारत में एक ऐसा मैच्योर और पावरफुल दोस्त दिख रहा है, जो बिना किसी राजनीतिक ब्लैकमेलिंग के हर बड़े रीजनल क्राइसिस के वक्त में उनके साथ में मजबूती से खड़ा रहता है। और इस पूरी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट में सबसे बड़ा और इकलौता लूजर पाकिस्तान साबित हुआ है। दोस्तों,
एक दौर था जब गल्फ कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से पाकिस्तान के धार्मिक चश्मे से होकर के गुजरा करती थी। कश्मीर से लेकर के हर इंटरनेशनल मंच पर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता था, लेकिन भारतीय कूटनीति ने अपने साइलेंट पावर से इस पाकिस्तानी फैक्टर को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। दुनिया की भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स, हमेशा से केवल ताकत और संसाधनों का खेल नहीं रही है, बल्कि यह प्रभाव, दबाव और रणनीतिक हितों की एक जटिल बिसात रही है, जहां हर बड़ा देश अपने तरीके से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता है। यदि हम पिछले कई दशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को देखें तो एक स्पष्ट पैटर्न उभर कर सामने आता है, विशेष रूप से अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के संदर्भ में। ये देश जब भी किसी विकासशील या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्र को हथियार उपलब्ध कराते हैं तो उसके साथ केवल सैन्य सहायता नहीं देते, बल्कि एक लंबी सूची भी साथ में आती है। मानवाधिकारों पर भाषण, लोकतंत्र के मानकों की चर्चा और घरेलू नीतियों में सुधार के सुझाव, जो कई बार सलाह से ज्यादा दबाव की तरह महसूस होते हैं। यह कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि यह एक सुविचारित रणनीति रही है जिसके माध्यम से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने वैश्विक राजनीति में अपना प्रभाव बनाए रखा है। हथियारों की सप्लाई को केवल व्यापार के रूप में नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल लीवर के रूप में इस्तेमाल किया गया है, एक ऐसा साधन जिससे दूसरे देशों की नीतियों को प्रभावित किया जा सके, उन्हें अपने रणनीतिक हितों के अनुरूप ढाला जा सके और जरूरत पड़ने पर दबाव बनाकर निर्णयों को मोड़ा जा सके। इसके ठीक विपरीत भारत की विदेश नीति एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो न केवल व्यावहारिक है बल्कि सम्मान और संप्रभुता के सिद्धांतों पर आधारित है। भारत ने हमेशा से नॉन इंटरफेरेंस यानी दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल न देने की नीति को प्राथमिकता दी है। यह नीति केवल एक सैद्धांतिक बात नहीं है, बल्कि इसे भारत ने अपने व्यवहार में भी बार बार साबित किया है। चाहे अफ्रीका के देश हों, दक्षिण पूर्व एशिया हो या फिर मध्य पूर्व के शक्तिशाली राष्ट्र, भारत ने हर जगह एक विश्वसनीय और संतुलित भागीदार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली की सोच अब केवल ट्रेड या ऊर्जा सुरक्षा तक सीमित नहीं रही है। वह दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें रक्षा, तकनीक, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा सभी क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है। विशेष रूप से यदि हम खाड़ी देशों की बात करें, जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, तो यहाँ भारत की कूटनीतिक सफलता और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक समय था जब इन देशों की विदेश नीति पर पाकिस्तान का गहरा प्रभाव था, जो मुख्य रूप से धार्मिक और वैचारिक आधार पर निर्मित था। कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान को खुला समर्थन मिलता था और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी खाड़ी देशों का रुख अक्सर उसी दिशा में होता था। लेकिन पिछले एक दशक में इस समीकरण में एक बड़ा बदलाव आया है और इस बदलाव का श्रेय काफी हद तक भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी को जाता है। एक ऐसी कूटनीति जो शोर से नहीं बल्कि स्थिरता, निरंतरता और विश्वास से काम करती है। आज सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भारत को केवल एक बाजार या श्रम शक्ति के स्रोत के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे रणनीतिक साझेदार के रूप में देखते हैं जो कठिन समय में भी उनके साथ खड़ा रह सकता है। भारत ने इन देशों के साथ अपने संबंधों को केवल तेल और व्यापार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि रक्षा सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, टेक्नोलॉजी साझेदारी और सुरक्षा सहयोग तक विस्तारित किया है। उदाहरण के लिए, भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हो या सऊदी अरब के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग, ये सभी इस बात के संकेत हैं कि संबंध अब कहीं अधिक गहरे और बहुआयामी हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने इन संबंधों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक शर्तों या दबाव के बिना विकसित किया है। जहां पश्चिमी देश अक्सर अपने सहयोग को कंडीशनल बनाते हैं, वहीं भारत ने म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वल पार्टनरशिप के सिद्धांतों पर काम किया है। यही कारण है कि खाड़ी देशों के नेतृत्व को भारत में एक ऐसा मित्र दिखाई देता है जो न केवल शक्तिशाली है बल्कि भरोसेमंद भी है। एक ऐसा देश जो संकट के समय में साथ देता है, लेकिन बदले में उनकी आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करता। इस पूरे जियोपॉलिटिकल बदलाव में यदि किसी देश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वह पाकिस्तान है। एक समय था जब पाकिस्तान को खाड़ी देशों का नेचुरल अलाय माना जाता था और उसकी रणनीतिक अहमियत बहुत अधिक थी, लेकिन समय के साथ साथ पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता, साथ ही उसकी सीमित रणनीतिक पेशकश ने उसकी स्थिति को कमजोर कर दिया।
इसके विपरीत भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आया, जिसने न केवल व्यापार और निवेश के अवसर प्रदान किए बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी एक सकारात्मक भूमिका निभाई। भारत की कूटनीति ने बिना किसी आक्रामक प्रचार के धीरे धीरे लेकिन प्रभावी तरीके से इस पुराने समीकरण को बदल दिया है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, बल्कि वर्षों की निरंतर मेहनत, उच्च स्तरीय राजनयिक यात्राओं और विश्वास निर्माण की प्रक्रिया का परिणाम है। आज स्थिति यह है कि खाड़ी देश भारत के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दे रहे हैं और पाकिस्तान का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा, और इसे ही मॉडर्न डिप्लोमेसी में डी-हाइफिनेशन कहा जाता है। आज रियाद और अबू धाबी बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि उनका आर्थिक भविष्य विजन 2030 और अपनी इकोनॉमी को ओनेल से शिफ्ट करने का सपना भारत जैसे दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ में जुड़कर के ही पूरा किया जा सकता है। वह अब उस देश के साथ में कोई फ्यूचर नहीं देख रहे जो आतंकवाद को पालता है और अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हर ग्लोबल मंच पर कटोरा लेकर के खड़ा रहता है। अब दोस्तों, इस नए अलायंस को सिर्फ एक मिसाइल डील तक सीमित रखना जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में बहुत बड़ी भूल होगी। इसे I2U2 यानी इंडिया इजराइल UAE US के फॉर्मेशन और IM की यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे मेगा जियो इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स के वाइडल लेंस से देखना चाहिए। दोस्तों, भारत आज मिडिल ईस्ट के रास्ते एक बहुत बड़ा ग्लोबल कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार कर रहा है। अगर भविष्य में इस रीजन के अंदर किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष या महायुद्ध की नौबत आती है तो भारत की एडवांस वेपन और भारत की बैलेंसिंग कूटनीति दोनों इस पूरे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखने का काम करेंगे। और दोस्तों, यही वो सबसे बड़ा कारण है कि जो सऊदी अरेबिया कल तक भारत की एक्टिविटीज को शक की नजर से देख रहा था, वो आज भारत UAE के मजबूत होते रक्षा संबंधों का दिल खोल करके स्वागत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या कहानी सिर्फ इतनी सी है? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर एक बहुत बड़ी चाल अभी जानी बाकी है, जिसका सीधा असर आने वाले दशकों के अंदर ग्लोबल डायनामिक्स के ऊपर पड़ने वाला है। दोस्तों, चाइना एक दशक से इस पूरे रीजन में अपनी गहरी पैठ बनाने के लिए बेताब है। उसने हाल ही के अंदर ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक सरप्राइज समझौता करवा करके अमेरिका को बड़ा कूटनीतिक चकमा दिया था। लेकिन भारत की ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम्स की यह डील सीधे तौर पर चाइना के लिए एक साइलेंट वार्निंग है। मिडिल ईस्ट के देश भले ही चाइना के साथ में भारी भरकम व्यापार करते हो, लेकिन जब बात उनकी कोर नेशनल सिक्योरिटी, सेंसिटिव मिलिट्री डाटा और क्रिटिकल वेपन्स की आती है तो वो बीजिंग की कम्युनिस्ट सरकार की जगह न्यू दिल्ली के डेमोक्रेटिक सिस्टम पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। भारत का बढ़ता मिलिट्री और इकोनॉमी कद चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी खतरनाक विस्तारवादी नीतियों के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन चुकी हैं। दोस्तों, आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आप देखेंगे कि भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी गल्फ रीजन के अंदर और भी ज्यादा अग्रेसिव और विजिबल होगी। तेजस फाइटर जेट से लेकर के एडवांस रडार सिस्टम्स और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स तक बहुत जल्द खाड़ी देशों के रक्षा बेड़े का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। यह बिल्कुल नए निडर और कॉन्फिडेंट भारत की तस्वीर है। वो भारत जो अब दुनिया की महाशक्तियों के पीछे पीछे नहीं चलता, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और वल्नरेबल रीजन्स के अंदर भी पीस और पावर का नया बैलेंस सेट करता है। अब दोस्तों, इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं।